से ही जानते हैं कि तमिलनाडु में आखिर में विवाद क्या है और क्या भविष्य में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और क्या हम इसे रोक सकते हैं, क्या इसे केंद्र रोक सकती है या फिर इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने देखा कि एक तरफ तमिलनाडु हिंदी भाषा का ऐसा विरोध कर रहा है कि वो हिंदी भाषा की आड़ में हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक राज्य को तोड़ना चाहता है कि तमिलनाडु आने वाले समय में भारत देश का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा। और पहले तो मैं आपको ये हमारी जनता ये जानना चाहती है कि मसला क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, तमिलनाडु की सरकार एक बिल लाना चाहती है और उस बिल के थ्रू अपने राज्य में हिंदी भाषा का नामो निशान मिटाना चाहती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसमें कहना था कि आप 3 लैंग्वेज की पॉलिसी को यूज कर सकते हैं अपने राज्य में। इंग्लिश अपने राज्य की भाषा, जो कि उनके राज्य की भाषा तमिल है, और हिंदी यूज कर सकते हैं और किसी पे इसको कोई मनाही नहीं होती है। लेकिन अभी जो स्टालिन की सरकार है, उनका कहना है कि वो अपने राज्य में हिंदी भाषा का उपयोग पूरी तरीके से बैन कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे, और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में चल रहा है मराठी को लेकर, उसको वो लीगली वैलिड करना चाहते हैं तमिलनाडु में। तो मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे ही देश में अगर हिंदी भाषा का सम्मान नहीं होगा तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके लिए मैं जन आंदोलन खड़ा करूंगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत बड़े जज रहे हैं, जस्टिस BR कृष्णा अय्यर, उनका कहना था कि सभी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा हिंदी है और उस श्रेष्ठ भाषा की जो लिपि है, देवनागरी लिपि, उसको सभी राज्यों को अपने यहाँ अपनाना चाहिए। अभी रिसेंटली 2025 में 15 अप्रैल 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का एक मुकदमा था जहां पे कि उर्दू भाषा के बैन को उपयोग की बात की जा रही थी, वर्षा ताई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भाषा संस्कृति का भाग है, भाषा देश को जोड़ने का भाग है, इसे तोड़ने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, इसे इस चीज़ के लिए नहीं उपयोग किया जा सकता कि आप आपस में अनुवाद फैला देंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, स्टालिन सिर्फ चुनाव को जीतना चाहते हैं और उनके ऊपर जो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उसको छुड़ाना चाहते हैं। ये हमेशा से पूर्वांचलियों के खिलाफ, बिहारियों के खिलाफ, यूपी वासियों के खिलाफ हमेशा से भाषा की राजनीति और जातिगत राजनीति करते आए हैं और ये कहते हैं अपने प्रदेशवासियों से कि हम सबको भगा के छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे पूर्वांचलियों की ऐसी हत्याएं हुई हैं तमिलनाडु में जो कि संदेहास्पद है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मुकदमे आते रहते हैं जो तमिलनाडु से हैं, जो गरीब लोग वहां पे जाके काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, उनसे हाथापाई की जा रही है और बाद में कहते हैं कि ये बाहर से भाई और भैया लोग आकर यहां पे उत्क्रमण फैला रहे हैं। ये देश किसी के बाप का नहीं है। जब हम बात करते हैं इस देश की, तो ये देश चलता है संविधान से और संविधान में लिखा है हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग लिखा है तो वहां पे कहीं भी नहीं लिखा है कि हम तमिलनाडु के लोग, हम उत्तर प्रदेश के लोग, हम बिहार के लोग, हम पंजाब के लोग, हम हरियाणा के लोग, हम कश्मीर के लोग, हम दिल्ली के लोग। वहां पे सिर्फ एक बात लिखी है, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग सब एक हैं। भाषाई आधार पे हमें बांटना बहुत ही गलत है। वैचारिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी अलग हो सकती है, हमारे त्यौहार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम पूरे देश में एक हैं। अगर यह कोशिश की जाएगी हमें बांटने की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और कहीं ना कहीं इसका परिणाम उन्हें चुनाव में भी दिखेगा और जमीन स्तर पर भी दिखेगा। जब महाराष्ट्र में मराठी भाषा को इंप्लीमेंट किया जाता है और कहा जाता है कि मराठी वहां पे नहीं बोलने दिया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में एक नेता है बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने राज ठाकरे को खुला चैलेंज किया है कि वो अयोध्या आके दिखाएं, उत्तर प्रदेश की धरती को छू कर दिखाएं। ऐसा ही चैलेंज हम तमिलनाडु के और साउथ के पूरे स्टेट में करेंगे। अगर वो कोई भी ऐसा नियम लाते हैं अपनी विधानसभा में जिससे कि भाषाई आधार पर लोगों को बांटने का काम किया जाएगा, तो पूरे विश्व लेवल पर हम लोग जहाँ भी जिस देश में हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, जिस भी देश में भारतीय लोग हैं, वहाँ से विरोध करेंगे और उनकी सरकार का पख्ता उखाड़ कर फेंक देंगे।